तो आज हम देखते हैं नॉन रिजिड रोटेटर के बाद रमन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले जो हम इसमें देखते हैं, इसका जो फाउंडेशन है वो क्या है। सबसे पहले एक इंसिडेंट लाइट होती है। इंसिडेंट लाइट का मतलब है उसमें फोटोन होते हैं। फोटोन की एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। जो इंसिडेंट है लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। ठीक। एंड जो स्कैटरिंग के बाद फ्रीक्वेंसी बनी वो है, स्कैटरिंग के बाद जो फ्रीक्वेंसी बनी वो है न्यू डैश। और जो चेंज है इसमें डेल्टा न्यू वो एक है। हमने देखा, एक है इंसिडेंट लाइट मतलब फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। एंड जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू डैश। एंड इन दोनों का डिफरेंस है डेल्टा न्यू। इसमें 3 केस बनते हैं रैले स्कैटरिंग के लिए। सबसे पहला जो केस है रैले स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग मतलब इसमें जो एनर्जी चेंज होता है वो एनर्जी चेंज नहीं होता है, मतलब नो एनर्जी एक्सचेंज। और इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, एक तरीके की इलास्टिक स्कैटरिंग, और नो एनर्जी चेंज होता है। मतलब जो न्यू डैश होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के इक्वली होती है, मतलब इंसिडेंट और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी सेम होती है। नो एनर्जी exchange and this is elastic scattering. ये हुआ हमारे पास केस नंबर 1, जिसको हम रैले स्कैटरिंग बोलते हैं। रैले स्कैटरिंग का मतलब है इलास्टिक स्कैटरिंग और जिसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज ना हो, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सेम है। इसके बाद केस 2 स्टोक्स लाइन के लिए। स्टोक लाइन के लिए जो डेल्टा न्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब न्यू डैश कम होगा न्यू से, मतलब जो स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है इसमें। तो जो एनर्जी है मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। जो स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, स्कैटर्ड लाइट फ्रीक्वेंसी इज मोर, नहीं, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। स्कैटर्ड लाइट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इंसिडेंट light frequency in this particular case. Scattered light frequency क्या है? न्यू डैश। एंड इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी है न्यू। जब न्यू डैश छोटा होगा न्यू से, इनका जो चेंज होगा वो ग्रेटर देन 0। मतलब केस 3 रैले स्कैटरिंग हुई
स्टोक लाइन स्कैटरिंग हुई, अब है एंटी स्टोक, अब है एंटी स्टोक, एंटी स्टोक लाइन। इसमें डेल्टा न्यू छोटा होता है, डेल्टा न्यू छोटा होता है, तो एंड न्यू बार या न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू, मतलब जो इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन scattered light frequency, scattered light frequency। ये हमारे पास केस थर्ड था ये वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इसका जो हम एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है, सो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी वो बाद में एनर्जी रहेगी, मतलब एच न्यू प्लस ई इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ई डैश, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू माइनस ई डैश माइनस ई अपॉन एच इज इक्वल टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू। आपको पता है अगर डेल्टा न्यू ज़ीरो हुआ सो रेले स्कैटरिंग होगी, एंड डेल्टा न्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा सो एनर्जी डैश इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफ़र टू मॉलिक्यूल। सो स्टोक लाइन आएगी, मतलब ये वाली लाइन स्टोक लाइन आएगी, स्टोक लाइन। अगर डेल्टा न्यू इज लेस देन ज़ीरो हुआ सो ई डैश ई से कम होगा, यहाँ जो है एंटी स्टोक लाइन आएगी, एंटी स्टोक लाइन। इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड है प्योर, इसके बाद थर्ड है हमारे पास जो है प्योर रोटेशन के बारे में, जो उसका रमन स्पेक्ट्रा है, रमन स्पेक्ट्रा एंड प्योर रोटेशन। सो प्योर रोटेशन के लिए हम इसमें लेते हैं रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर ई जे इज इक्वल टू जे प्लस वन बी एच सी, जे प्लस वन बी एच सी। जो लाइन का सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल लाइंस के लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस टू। सो डेल्टा जे इज इक्वल टू ज़ीरो में रैले लाइन, मतलब न्यू प्राइम न्यू बार इज इक्वल टू न्यू नोट बार, दोनों सेम होंगे। डेल्टा जे प्लस टू एक एंड डेल्टा जे माइनस टू एक। डेल्टा जो प्लस टू जो है वो स्टोक लाइन के लिए है, एंड माइनस टू एंटी स्टोक के लिए, एंटी स्टोक के लिए। सो डेल्टा जी जो प्लस टू है उसमें हम निकाल दें अगर जो उसके करस्पॉन्डिंग डेल न्यू है, सो वो आएगा, क्योंकि स्टोक लाइन है सो डेल न्यू एस इज इक्वल टू न्यू बार नोट माइनस 4j प्लस 6b। स्टोक लाइन के लिए जो डेल्टा न्यू बार है वो, एंटी स्टोक के लिए डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू माइनस
4j प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 4j जे प्लस 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू न्यू बार एंटी स्टोक के लिए न्यू नोट प्लस 4j प्लस 2 इंटू बी। ये डेल्टा न्यू हुआ बार, डेल्टा न्यू बार इज जो एंटी स्टॉक के लिए डेल्टा न्यू बार फॉर एंटी स्टॉक इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू न्यू नोट बार प्लस 4j प्लस 2 इंटू बी। जो एडजेसेंट रोटेशन के लिए लाइंस हैं उनके बीच का गैप जो है, एडजेसेंट रोटेशन जो है उनके बीच का जो गैप है वो है 4b। और फर्स्ट स्टोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन, फर्स्ट स्टोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन के बीच का जो गैप है वो है 12b। अगर हमने ये बात की प्योर रोटेशन के लिए, प्योर रोटेशन में हमने प्योर जो रिजिड रोटेटर है वो लिया। अब हम देखते हैं जो प्योर वाइब्रेशन के लिए, प्योर वाइब्रेशन के लिए, प्योर वाइब्रेशन के लिए हमने लिया हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इसकी एनर्जी लिखी सबसे पहले ई न्यू इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई। एंड जो सिलेक्शन रूल है डेल न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डेल वी प्लस माइनस 1 हम जो लेंगे प्लस वाली के लिए प्लस 1 के लिए स्टोक लाइन आएगी। डेल वी इज इक्वल टू प्लस ओमेगा ई एंड डेल वी इज इक्वल टू माइनस 1 जो एंटी स्टोक है, एंटी स्टोक आएगी डेल न्यू बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ई। अगर हम कंपैरिजन करें जो इंटेंसिटी रेशियो है उसके लिए, सो एंटी स्टोक एंड स्टोक लाइन के लिए E इज इक्वल टू माइनस एच सी ओमेगा ई अपॉन के बी। ये जो फैक्टर है लेस देन 1 होता है। एंड रेले लाइन की इंटेंसिटी, फिर स्टोक लाइन की, फिर एंटी स्टोक लाइन्स की इंटेंसिटी, ये इस सेट में मतलब इस ऑर्डर में होती हैं। अगर हम बात करें रमन एक्टिव कंडीशन एंड IR रीजन की जो एक्टिव कंडीशन है उनके बारे में, सो कंडीशन हम जो रमन एक्टिव कंडीशन है जो रमन एक्टिव कंडीशन है उसमें देखना होता है कि जो ड्यूरिंग ट्रांजिशन मोलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। ड्यूरिंग ट्रांजिशन मोलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। सो पोलराइजेबिलिटी अल्फा डेल अल्फा बाय डेल क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सो ये रमन एक्टिव कंडीशन है। ड्यूरिंग ट्रांजिशन मोलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी जो है चेंज होनी चाहिए। अगर हम IR रीजन की एक्टिव कंडीशन देखें, IR एक्टिव कंडीशन, सो ड्यूरिंग ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। मतलब डेल म्यू अपॉन डेल क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो
ये हुआ। अगर हम इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ तक एंड हुआ, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स का, CO2 मॉलिक्यूल के लिए। इसमें इसकी सिमेट्री एंड एंटी जो सिमेट्री और एंटी सिमेट्री कंडीशन के लिए और बेंडिंग मोड के लिए IR रीजन और रमन रीजन एक्टिव हैं, उनके लिए देखते हैं। सबसे पहला इसकी सिमेट्री कंडीशन के लिए, सिमेट्रिकल कंडीशन, सिमेट्रिकल कंडीशन इसमें CO2 मॉलिक्यूल के लिए। डेल म्यू अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू इसके लिए 0 है। मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। IR तो इनएक्टिव हुआ, IR इनएक्टिव हुआ, बट डेल अल्फा बाय डेल क्यू नॉन ज़ीरो है। रमन एक्टिव हुआ, रमन रीजन एक्टिव। ये अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी एसिमेट्रिक जो स्ट्रेच है उसके बारे में। एसिमेट्री स्ट्रेच, एसिमेट्री स्ट्रेच फॉर CO2, डेल म्यू अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो, डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0। डेल म्यू अपॉन डेल क्यू मतलब डाइपोल मोमेंट जो है नॉन ज़ीरो है, मतलब कि IR एक्टिव है कंडीशन। इसके बाद डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू, ये वाला रमन एक्टिव है, रमन इनएक्टिव, रमन इनएक्टिव, क्योंकि अल्फा शुड चेंज फॉर रमन एक्टिव। ये हमारे पास हुआ एसिमेट्री स्ट्रेच के लिए। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड, बेंडिंग मोड के लिए हम CO2 वाला एग्जांपल कर लें। सिमेट्री हमने देख ली, एसिमेट्री हमने देख ली, अब बेंडिंग। इसका बेंडिंग में डेल म्यू अपॉन डेल क्यू नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो IR एक्टिव है, डेल अल्फा अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0 है। 0 है मतलब अल्फा 0 कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए रमन एक्टिव के लिए। चेंज नहीं हो रहा, रमन इनएक्टिव, रमन इनएक्टिव रीजन। इसके ऊपर हम 3 एग्जांपल करते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो हमारा ये है गैप के ऊपर, प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम के ऊपर, प्योर रोटेशन के ऊपर, प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा के ऊपर। इसमें जो है प्योर रोटेशन में रमन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इनवर्स, प्योर रोटेशन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट रमन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट रमन लाइन्स के बीच में। हमें पता है 4B होता है वैसे तो, ठीक है। इसके बाद हमें जो बताना है वो बताना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टॉक लाइन एंड एंटी स्टॉक लाइन, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टॉक एंड एंटी स्टॉक। हमें पता है 12B होता है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, इसका सॉल्यूशन 4 × 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंड वाले का कुछ 12B होता है, फर्स्ट स्टॉक एंड एंटी स्टॉक के बीच का गैप 48 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 है 4 है, नहीं 4 नहीं 2 है ना, 2 है। 24 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हुआ हमारे पास पहला एग्जांपल जो प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम के ऊपर था। सेकंड, रोटेशनल रमन शिफ्ट के ऊपर।
रोटेशनल रमन शिफ्ट, जो हमने निकाले थे डेल न्यू बार की वैल्यूज़, सो उसके ऊपर रमन शिफ्ट की जो वैल्यू आई थी वो आई थी न्यू नोट बार माइनस 4J प्लस 6B। न्यू नोट बार माइनस 4J प्लस 6B ये स्टोक लाइन के लिए है। एंटी स्टोक में तो जो रेले लाइन उसमें चेंज है ही नहीं, जो स्टोक लाइन है उसमें न्यू नोट बार माइनस 4J प्लस 6B। एंटी स्टोक में यह है न्यू नोट बार प्लस 4J प्लस 2B, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ 6, यहाँ 2। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इंसिडेंट रेशियो, if an incident radiation wave number is nu naught bar is equal to 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड B इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्टोक लाइन। फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टोक लाइन। सो हमें निकालनी है VS न्यू। VS न्यू बार S, न्यू नोट बार माइनस 6B इज इक्वल टू 20,000 माइनस 6 इंटू B होता है, मतलब B मतलब 2.5 इज इक्वल टू होगा 19,985 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। एंड मॉलिक्यूल एक्सक्लूजन के ऊपर अगर हम देखें, एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ओबेज द रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। विच ऑफ द following molecule obeys the rule of mutual exclusion। rule of mutual exclusion। सो ये है हमारे पास A H2O, B CO2, C N2O एंड D HCl। सो इसमें ये है CO2, मतलब CO2 जो है ना एक लीनियर एंड सेंटोसिमेट्रिक है। सो जो उसका ना इन्वर्जन है सेंटर पर प्रेजेंट होता है, जो उसका ना इन्वर्जन है ना सेंटर पर प्रेजेंट होता है, इन्वर्जन प्रेजेंट इन सेंटर। सो ये है इसमें।